नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तरी गाजा के बेतलाहिया पर स्मोक बम से हमला, रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप, आईडीएफ ने की बमबारी। अगली बड़ी ब्रेकिंग, वेस्ट बैंक के हुसन में कर्फ्यू लगा। इजरायली सेना ने किया कर्फ्यू का ऐलान। हिंसक झड़प के बाद लगाया गया कर्फ्यू। अगली ब्रेकिंग न्यूज, गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल के पास धमाका, कई लोगों के मारे जाने की खबर। एक साथ किए गए कई धमाके। यरूशलेम के पास हमास का हमला, इजरायली फोर्स ने हमलावर को मार गिराया। हमले में एक की मौत, 5 लोग घायल। गाजा में फिर इजरायली फोर्स की बमबारी, हमास के एक और ठिकाने को किया तबाह। फिलिस्तीनी मीडिया का बड़ा दावा, सफाई कर्मी को मानव ढाल बना रही इजरायली सेना, वीडियो जारी करके किया दावा। हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर जबरदस्त बमबारी, आईडीएफ हमले में घर पूरी तरह से तबाह। इजरायली सेना ने वीडियो भी जारी किया। जनीन के कफ्रदान इलाके में इजरायली सेना पर फायरिंग, रेजिस्टेंस फोर्स ने किया हमला। शहर से बाहर जाते समय किया अटैक। थोड़ी देर में गाजा में संचार सेवाएं ठप। इजरायल की बमबारी से ब्लैकआउट, ईंधन ना होने की वजह से जनरेटर भी बंद। फिलिस्तीन का बड़ा दावा, गाजा में बमबारी से गैस स्टेशन तबाह, बमबारी के बाद कत्लेआम। तुबास के अल-फरा कैंप में भीषण संघर्ष, इजरायली सेना और हमास समर्थकों के बीच फायरिंग, दोनों तरफ नुकसान की खबर। इजरायल के अश्कलोन पर हमास का भीषण हमला, हमास ने अश्कलोन पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। बाइडेन का बड़ा बयान, कहा हमास ने इजरायल में नरसंहार किया, हमास के अंत के साथ ही खत्म होगा युद्ध। बाइडेन का गाजा पर बयान, कहा इजरायल का गाजा पर कब्जा गलत, आम लोगों को निशाना बनाना ठीक नहीं। नेतन्याहू ने बाइडेन के विशेष दूत ब्रेट मैककुर्ग से तेल अवीव में की मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा अल-शिफा अस्पताल को हमास के कब्जे से मुक्त कराया, हमास को खत्म करने में हम सक्षम। अल-कुद्स में बड़ा धमाका, इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान ब्लास्ट में इजरायली सेना के 2 बुलडोजर तबाह। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार, हमास की कई पोस्ट पर इजरायली सेना ने किया कब्जा। हमले का इजरायल ने जारी किया वीडियो। जेनिन में आमने सामने की जंग, आईडीएफ और हमास के बीच भिड़ंत, दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान पर जबरदस्त हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में हथियार डिपो समेत कई सैन्य चौकियां तबाह। इजरायली शहरों पर हमास का हमला, कई शहरों पर दागे रॉकेट हमलों से दैला, तेल अवीव और किर्यात शमोना। अल-कुद्स ब्रिगेड का इजरायली सेना पर हमला, बद्र 1 रॉकेट से आईडीएफ पर किया हमला, रॉकेट हमले का जारी किया वीडियो। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में 4,700 से ज्यादा बच्चे शामिल। लाल सागर में अमेरिकी वॉरशिप ने ड्रोन को मार गिराया, यमन की तरफ से आया था ड्रोन, हूती विद्रोहियों पर शक।
अल शिफा अस्पताल पर हमले पर डब्ल्यूएचओ नाराज, कहा अस्पताल को युद्ध का मैदान बनाना गलत। अस्पताल में जंग पर यूएन ने जताई चिंता, कहा नवजात बच्चों की सुरक्षा जरूरी, मरीजों का ध्यान रखना होगा। तो बातें और दावे बहुत हैं, लेकिन इस बीच इजरायल का ऑपरेशन हर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। और देखिए, इजरायल का ऑपरेशन हानिया, यानी हानिया अब अगला है टारगेट, और हानिया का खात्मा हमास के खात्मे की तरफ एक बड़ा कदम होगा। इजरायल ने ऐसा लगता है कि इस मिशन को अब पक्का कर लिया है। जी हां, गाजा जंग को 41 दिन हो चुके हैं, लेकिन त्रासदी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि एक तरफ इजरायल अपनी कार्रवाई रोकने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर हमास ने भी हार नहीं मानी है। इस बीच अमेरिका में जो बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात के वक्त भी इजरायल जंग का मुद्दा उठा, इस विषय को उठाया गया और इस पर बातचीत भी हुई। इस मीटिंग में बाइडेन ने साफ कर दिया कि गाजा में ऑपरेशन पर फैसला इजरायल का है और हमास का खात्मा जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग अपने स्टैंड पर कायम दिखे और गाजा में युद्ध विराम की बात भी की। इस मीटिंग के बीच मिडिल ईस्ट में नई तनातनी खड़ी हो गई, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजरायल को आतंकी देश कह दिया है, एक टेररिस्ट स्टेट कहा है। एर्दोआन के इस बयान पर भड़के नेतन्याहू ने कहा कि हमें किसी से लेक्चर की जरूरत नहीं है। इस पर रिएक्शन बहुत तल्ख रहा है इजरायल की तरफ से। तो इन खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग के साथ। और यह खबर रही आपके सामने, हमास चीफ के घर से हथियारों का जखीरा बरामद। जी हां, भारी संख्या में रॉकेट लॉन्चर, विस्फोटक जब्त किए गए हैं, एंटी टैंक मिसाइलें भी बरामद की गई हैं। और इस बीच देखिए, गाजा के हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर यह बड़ा हमला हुआ है। फाइटर जेट से रात भर बमबारी की गई है। आईडीएफ की बमबारी में इस्माइल हानिया का घर तबाह हो गया। हानिया के घर पर हमास के लड़ाके छिपे थे। इजरायली सेना ने जारी किया इसका वीडियो। हानिया के घर पर बड़ा हमला किया गया है इजरायल की सेना की तरफ से, और हानिया का घर इस हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए उस अटैक। तो हानिया के घर पर हमला और हमास चीफ का घर ध्वस्त हो गया इस हमले में। गाजा में आईडीएफ का यह बड़ा एक्शन है, और आईडीएफ का यह दावा है कि हमास के लड़ाके हानिया के घर में छिपे हुए थे, इसी वजह से इसे टारगेट किया गया है। अगली बड़ी खबर, हमास चीफ के घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। भारी संख्या में रॉकेट लॉन्चर, विस्फोटक जब्त किए गए हैं, एंटी टैंक मिसाइल, खुफिया दस्तावेज भी मिले हैं। ये तस्वीरें जारी करके ये आईडीएफ ने प्रमाण देने की कोशिश की है। लगातार ऐसे वीडियोस और ऐसी तस्वीरों को जारी किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और बड़ी खबर यह है कि हथियारों का यह जखीरा हमास चीफ के घर से मिला है, यह दावा किया जा रहा है। भारी संख्या में रॉकेट लॉन्चर, विस्फोटक भी जब्त किए गए। इस्माइल हानिया के घर पर देखिए हमला, इजरायल का दुश्मन नंबर 1 और उसके घर पर यह विध्वंसक हमला किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है इस्माइल हानिया। बड़ी जानकारियां बिग वॉल के माध्यम से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस्माइल हानिया को लेकर। तो इजरायल का नंबर 1 दुश्मन है इस्माइल हानिया। हानिया के हाथों में हमास की कमान है, पूरा कंट्रोल हानिया के हाथों में इस वक्त है। गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हानिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की, ये एक अहम जानकारी। स्टूडेंट रहते हुए हमास के संपर्क में आया था हानिया, और तब से लगातार हमास के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में काम करता रहा। 2006 में फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बना था हानिया, और हानिया को लेकर इजरायल शुरू से ही शक की दृष्टि से उसे देखता रहा। राष्ट्रपति अब्बास ने उसे पीएम पद से हटा दिया, और आगे पद से हटाए जाने के बाद गाजा में हानिया डटा रहा और ऐसे ऑपरेशंस के लिए हमेशा प्लानिंग का हिस्सा बना रहा। गाजा के ताकतवर लोगों में से एक नाम है इस्माइल हानिया का, और मुस्लिम देशों में हानिया का अच्छा खासा प्रभाव है, बड़े संपर्क रहे हैं। अब गाजा छोड़ कतर में नया ठिकाना बनाया है हानिया ने। गाजा से शिफ्ट करके कतर में इस वक्त हानिया का ठिकाना है। लेकिन इस बीच
जो गाजा में हानिया का मकान था उस पर हमला किया गया है आईडीएफ की तरफ से। और लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला, देखिए खबर भी आ रही है सामने, लेबनान से इजरायली फाइटर जेट ने की है बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले किए गए, कई हिजबुल्लाह ठिकाने इस हमले में तबाह हुए। तो लेबनान में भी इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और देखिए ये हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों को देखते हुए, इन ठिकानों को तबाह किया गया है इस हमले में। लगातार हवाई हमले भी जारी हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। तो एक तरफ गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी टारगेट किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। अगली बड़ी खबर का करेंगे रुख। गाजा में इजरायली फोर्स के तबातोड़ हमले जारी हैं और हमास के ठिकानों पर बम बरसाए हैं इजरायली सेना ने। हमास के ठिकानों को टारगेट किया गया है एक बार फिर से। लगातार हमास के ऐसे ठिकानों को सर्च किया जा रहा है और उन्हें बर्बाद, उन्हें तबाह किया जा रहा है। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। तो गाजा में एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं आईडीएफ के द्वारा हमास के ठिकानों को टारगेट करते हुए। और इस बीच देखिए खबर यह भी है कि तुबास में भीषण संघर्ष चल रहा है। इजरायली सेना हमास समर्थकों के बीच फायरिंग हुई है, दोनों के बीच आमने सामने की जंग हुई है। अल फर्रा कैंप में गोलीबारी की खबरें सामने आ रही। अल फर्रा कैंप में गोलीबारी हुई है, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, आमने सामने की जंग यहां पर हुई है, यह खबर सामने आ रही है। और इधर इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देना शुरू किया है। तब से इजरायल की सेना रुक नहीं रही है। फिर से एक बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमला किया गया। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो, चौकियां, मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन, यह सब कुछ इस हमले में तबाह कर दिया है इजरायली सेना ने। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। तुर्की इजरायल की सीधी टक्कर की स्थिति बनती जा रही है। देखिए इजरायल के पास एटम बम, गाजा के लोगों को परमाणु धमकी दी, ये सारे आरोप अब तुर्की की तरफ से लगाए गए हैं इजरायल के ऊपर। और नेतन्याहू अपना अंत करीब समझे, ये भी नेतन्याहू को धमकी दी जा रही है। और देखिए अब किस तरीके से इजरायल के प्रधानमंत्री भी इसका जवाब दे रहे हैं। एक तरफ एर्दोआन की तरफ से कहा जा रहा है कि इजरायल अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू का जवाब भी तुर्की को। बंधकों के परिवारों के पैदल मार्च का तीसरा दिन। अगली बड़ी खबर है, तेल अवीव से यरूशलेम तक मार्च। जी हां, जल्द रिहाई के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। तो इस मार्च के द्वारा ये मांग रखी गई है। तस्वीरें आप देखिए इस मार्च की। तेल अवीव से यरूशलेम तक ये मार्च निकाला गया है और बंधकों की जल्द रिहाई के लिए कदम उठाने की मांग की गई है इस मार्च में। तो इजरायल की सरकार के ऊपर भी, नेतन्याहू सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि बंधकों की रिहाई जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। अगली बड़ी खबर, कलकलिया में इजरायली सेना की कार्रवाई, हमास समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हमास समर्थकों और इजरायली फोर्स के बीच गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। तस्वीर आप देखिए, आमने सामने की जंग यहां पर भी देखने को मिली है। कलकलिया में ये लड़ाई हुई है, ये जंग सीधी जंग है। हमास समर्थकों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है आईडीएफ के द्वारा। और नेबल्स में इजरायली सेना का तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। कसरा शहर के हर घर की तलाशी ली जा रही है। हर घर में जाकर इजरायली सेना तलाशी अभियान चला रही है। लगातार हमास के लड़ाकों की तलाश की जा रही है या फिर हमास के उन ठिकानों की तलाश की जा रही है जहां पर हथियार जमा किए गए हैं, या फिर जहां से हमले करने की आशंका बनी हुई है। तो 41 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सुरंगों में मौजूद बंधकों की रिहाई पर हमास और इजरायल के बीच अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। इधर इजरायल में लोगों का सब्र टूट रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू बंधकों की रिहाई के लिए खास ऑपरेशन चलाने की तैयारी में, लेकिन इसकी भनक हमास को लग चुकी है। हमास ने इसकी काट भी ढूंढ ली है। दरअसल हमास ने एक खास फिदाइन प्लान तैयार किया है। आखिर क्या है हमास का यह फिदाइन प्लान जो नेतन्याहू के सीक्रेट ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा सकता है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट।
गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज होता जा रहा है। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक बंधकों की रिहाई के पोस्टर लिए लोग सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बंधकों को छुड़ाने में मदद की अपील की जा रही है, मगर नतीजा शून्य। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गाजा से लेकर इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक से बंधकों की रिहाई की कोशिश जारी है, लेकिन हमास और इजराइल के बीच पेच फंसता जा रहा है। हमास ने इजराइल के सामने कई शर्तें रखी हैं। ज्यादातर शर्त इजराइल मानने के लिए तैयार है, मगर कुछ शर्तों को इजराइल ने मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में ना तो हमास अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही इजराइल हमास के सामने झुकने वाला है। इन हालातों में गाजा का रण और ज्यादा भीषण होने वाला है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इजराइल बहुत जल्द हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है। एक ऐसा ऑपरेशन जो हमास और उसकी सुरंगों को जड़ से खत्म कर देगा और बंधक सुरक्षित वापस लौट आएंगे। बाइडेन से लेकर नेतन्याहू तक वैश्विक मीडिया के सामने इस बड़े ऑपरेशन के संकेत दे रहे हैं। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल का प्लान क्या है? वो कौन सा रास्ता है जिसके जरिए सभी बंधकों को वापस लाया जाएगा? वो आपको बताएंगे, मगर उससे पहले हमास की उस चाल से पर्दा उठाना जरूरी है जो इजराइल के प्लान को मिट्टी में मिला सकता है। गाजा में मचे घमासान के बीच हमास ने जीत का एक बारूदी रास्ता तैयार कर लिया है जो 250 बंधकों की मौत से होकर गुजरता है। दावा है कि हमास ने बंधकों के पास फिदाइन गार्ड्स तैनात किए हैं जिनके पास भारी मात्रा में आरडीएक्स मौजूद हैं। 10 बंधकों के पास 2 फिदाइन गार्ड की तैनाती की गई है। अगर इजरायली जवान बंधकों के पास पहुंचते हैं तो ये फिदाइन गार्ड्स जवानों से समझौता करेंगे। बात नहीं बनने पर फिदाइन गार्ड्स खुद को उड़ा लेंगे। धमाके में बंधकों की भी मौत हो जाएगी। Here for a major fight. These are explosives. These are vest with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. हमास ने ठान लिया है या तो मरेंगे या फिर सौदेबाजी के जरिए इस युद्ध को जीतेंगे, लेकिन बिना शर्त बंधकों की रिहाई नहीं करेंगे। दरअसल हमास के इस बारूदी कदम के पीछे इजराइल के सबसे घातक, सबसे विध्वंसक ऑपरेशन का डर है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके पूरा होने पर इजराइल हमास को तोड़कर रख देगा और बंधकों को सुरक्षित वापस घर ले आएगा। इस ऑपरेशन की आहट व्हाइट हाउस के एक बयान से मिलती है और इसकी पुष्टि राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायली पीएम के बयानों से होती है। सबसे पहले आपको व्हाइट हाउस के उस बयान के बारे में बताते हैं जो महज 24 घंटे पहले सामने आया है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा, आज राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच गाजा पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ने सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयासों की जानकारी ली है। साथ ही बंधकों की जल्द से जल्द रिहाई के लिए ठोस कदम उठाने पर बात की है। व्हाइट हाउस का बयान ठीक 24 घंटे पहले यानी 14 नवंबर का है। इसके कुछ घंटे बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया। बाइडेन ने कहा, मैं हर दिन बंधकों की रिहाई में शामिल लोगों से बात कर रहा हूं। मेरा मानना है कि ये बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन अभी मैं विस्तार से इस पर कुछ नहीं बता सकता। बाइडेन के बयान के कुछ मिनट ही बीते थे कि इसके बाद इजरायली पीएम मीडिया के सामने आए और ये साफ कर दिया कि इजराइल बंधकों की रिहाई के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमारा दिल हमेशा बंधकों और उनके परिवारों के साथ है। 7 सितंबर के बाद से ही हम बंधकों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही हम वैश्विक दबाव भी डाल रहे हैं। अगर हमें इसके लिए और ठोस फैसला करना पड़ा तो हम करेंगे। इजराइल का ये सीक्रेट प्लान क्या है, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन दावा है
कि इजराइल की आर्मी हमास की टनल में बहुत जल्द डायरेक्ट एंट्री ले सकती है। सुरंगों में ऑपरेशन चलाने के लिए इजराइल की आर्मी ने खास तैयारी की है। रोबोट्स के जरिए सुरंगों में हमास लड़ाकों और बंधकों की जानकारी ली जाएगी। सुरंगों में खास तरह के किलर ड्रोन्स के जरिए हमला किया जाएगा। हमले के लिए शिकारी कुत्तों की ओकेड्स यूनिट का भी सहारा लिया जा सकता है। इजराइल सेना स्पंज बम के जरिए भी सुरंगों में लड़ाकों को खत्म कर सकती है। तरीका चाहे जो हो, लेकिन बाइडेन और नेतन्याहू के बयानों से इतना साफ है कि इजराइल बंधकों की आजादी के लिए बड़ा कदम उठाने वाला है। इसकी पुष्टि इजराइल में होते प्रदर्शनों से भी होती है। ये वीडियो यरूशलेम का है, जहां हजारों प्रदर्शनकारी पहुंचे। सभी के हाथों में तख्ती बैनर थे। सबकी जुबां पर बंधकों को जल्द से जल्द हमास से आजाद कराने की मांग थी। אני דורשת מבנימין נתניהו ומכל הקבינט לתת לנו תשובות. אין לנו כוח יותר! אין לנו כוח! दरअसल पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजरायली जल्द से जल्द जंग खत्म करने और बंधकों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब नेतन्याहू बहुत जल्द बड़े ऑपरेशन का आदेश दे सकते हैं, जिसकी हरी झंडी व्हाइट हाउस से भी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो नेतन्याहू के ऊपर दोनों तरफ से दबाव है, घर के बाहर से भी और घर के अंदर से भी। और इस बीच एक और खबर, गाजा में बमबारी से गैस स्टेशन तबाह हुआ है। बमबारी के बाद लगा मलबे का ढेर। गैस स्टेशन इस बमबारी में तबाह और गैस स्टेशन मलबे में तब्दील हो गया। वह आईडीएफ की उत्तरी गाजा के लोगों से अपील, उत्तरी गाजा फौरन खाली करें। आईडीएफ ने लोगों से कहा है और कहा है कि उत्तरी गाजा को खाली कर दें। दक्षिणी गाजा की तरफ जाने को कहा है। उत्तरी गाजा में हो सकते हैं भीषण हमले। यह संकेत इजराइल की तरफ से बड़े ऑपरेशन का, उत्तरी गाजा में बड़े ऑपरेशन के ये संकेत, और इसी वजह से लोगों को यह चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि उत्तरी गाजा को खाली करें और दक्षिण की तरफ चले जाएं, ताकि किसी बड़े ऑपरेशन को जिसकी आशंका है उसे अंजाम दिया जा सके। तो इजराइल की तरफ से कहा गया है उत्तरी गाजा खाली करो। जी हां, आईडीएफ की यह अपील है कि उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ लोग चले जाएं जो अभी भी नॉर्थ गाजा में मौजूद हैं। 4 बजे तक दक्षिणी गाजा की तरफ लोग चले जाएं, यह कहना है आईडीएफ का। अल-दीन रोड के इस्तेमाल की सलाह भी दी है आईडीएफ ने लोगों को, और इन इलाकों में से अपील की गई है। वो इलाके कौन से हैं? ताल अल हवा, अल सबरा, अल जायतून, अल गरबी, ये वो इलाके हैं जहां पर लोगों से अपील की गई है। इसके अलावा देखिए अल दराज, अल तुफा, अल शुजाइया, जबालिया, ये सब इलाके हैं जहां पर लोगों को कहा जा रहा है कि खाली करें इन इलाकों को और साउथ की तरफ जाएं। इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि आम लोगों की जान न जाए जब ऑपरेशन शुरू हो, नागरिकों की जान माल को कम से कम नुकसान हो। जब इजराइल का ऑपरेशन चले तो हमास के खिलाफ ऑपरेशन होगा तेज। यह भी एक बड़ा संकेत है इस ऐलान का, लोगों से इस अपील का। तो लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि वो दक्षिण गाजा की तरफ चले जाएं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, गाजा में हमास चीफ हानिया के घर पर बहुत बड़ा हमला। इस्माइल हानिया के घर पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक में हानिया का घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। TV9 पर हानिया के घर पर हमले का यह वीडियो। तो आप देखिए हानिया के घर को किस तरह से इजरायली सेना ने उड़ा दिया।
हमास चीफ हानिया के घर को टारगेट किया गया और एक धमाके के साथ इस घर को उड़ा दिया गया। आशंका आईडीएफ को ये थी कि इस घर के अंदर बहुत सारे हमास के लड़ाके छिपे हुए थे। इसके अलावा यह भी दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया कि हानिया के घर पर कई सारे हथियार थे और हमले की योजना से जुड़े हुए दस्तावेज भी यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर गोलीबारी हुई है, यह खबर सामने आ रही है। जेनिन में काफरदान में मुठभेड़ हुई है और वहां से तस्वीरें सामने आई हैं। तो वेस्ट बैंक में भी लगातार आमना सामना चल रहा है, एक तरफ हमास समर्थक, दूसरी तरफ इजरायली सेना। और यहां पर भी खबर है कि जेनिन के काफरदान में मुठभेड़ हुई है, जहां से ये तस्वीरें सामने आई। और उस बीच बंधकों पर हमास के रुख पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 50 से 70 बंधकों को छोड़ने के लिए हमास तैयार है। हमास ने कहा कि इजरायल ने अड़ंगा लगाया इस प्रोग्रेस में, इस प्रगति में, और एक तरफा डील चाहता है इजरायल। यह हमास का आरोप है। इजरायल की वजह से रिहाई का मामला खटाई में पड़ गया, यह रिहाई अटक गई। तो खबर है कि लंबी बातचीत के बाद अब हमास 70 बंधकों को रिहा करने पर मान गया है, बच्चों और महिलाओं को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन इसके लिए हमास ने 3 शर्तें रखी हैं। उन शर्तों पर हम जल्दी से गौर करते हैं। तो देखिए, 70 बंधकों की रिहाई और बच्चों और महिलाओं को छोड़ने की बात, लेकिन साथ ही शर्तें रखी हैं। और उन शर्तों में एक अहम शर्त यह है कि 5 दिन का युद्ध विराम होना चाहिए और गाजा को मानवीय मदद मिले, यह एक बड़ी शर्त रखी गई है। इसके बदले क्या होगा? तो देखिए, फिलिस्तीनी और महिलाओं को, फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं को जो इजरायल के नियंत्रण में हैं, उनको भी छोड़ा जाए। तो ऐसी शर्तों के साथ हमास ने कोशिश की है बातचीत करने के लिए और साथ ही यह भी आरोप लगाया कि इजरायल इसमें पंगा कर रहा है, इसमें बाधा डाल रहा है। अब आपको समझाते हैं कि बंधकों पर कैसे हो रही है बातचीत, ये बातचीत चल कैसे रही है, कौन कौन सी इसमें पार्टियां इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से साइड्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले तो ये नाम, इस पर गौर करिए, क्योंकि मध्यस्थ के रूप में कतर ही है जो मीडिएट कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है दोनों पक्षों के बीच में। किन के बीच ये बातचीत चल रही है? तो देखिए, हमास से के पॉलिटिकल विंग से बातचीत चल रही है और इजरायल में मोसाद के जरिए, यानी कि वहां की जो खुफिया एजेंसी है, उसके जरिए ये डील चल रही है। लेकिन इस सब के बीच कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जो इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मसलन ईरान की बात करें तो रणनीतिक सहयोग दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, और हिजबुल्लाह के सलाहकार भी इसमें बातचीत में हैं, जो कि हमास की तरफ से इस पूरे डायलॉग प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। इधर अगर बात करें इजरायल की, तो इधर अमेरिका में CIA की सीधी भूमिका है। साथ ही फ्रांस भी कतर को सहयोग कर रहा है ताकि कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढा जा सके और यह बातचीत आगे बढ़े, इसका कुछ नतीजा आए, बंधक रिहा हो और इस युद्ध को कुछ समय के लिए रोका जा सके। इस बीच एक और खबर है, गाजा जंग पर OIC का बयान सामने आया। क्या है वो बयान, वो हम आपको बता रहे हैं। अल शिफा अस्पताल पर हमले की निंदा की गई है OIC की तरफ से। अस्पताल की घेराबंदी, बिजली कटौती की निंदा की गई है। गाजा में नरसंहार युद्ध अपराध है, OIC का ये कहना है। अस्पताल परिसर में शव बिखरे हुए हैं, OIC का बयान। अगली बड़ी खबर, बड़ा अपडेट वॉर जोन से। अल शिफा अस्पताल में हमास के अड्डे के सबूत मिले। तलाशी के दौरान मिला हथियारों का जखीरा। हमास लड़ाकों के सैन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। IDF ने फिर अस्पतालों में मिले हथियार को वीडियो के माध्यम से दिखाया है और दुनिया के सामने यह सबूत रखने की कोशिश की है कि किस तरह से अस्पतालों का इस्तेमाल युद्ध में किया जा रहा है। तो गाजा में अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना को और क्या क्या मिला है, ये खुद इजरायली सेना के प्रवक्ता ने अल शिफा अस्पताल के अंदर कैमरे पर बताया है। आइए सुनते हैं। It is definitely an MRI machine, and if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag, grab and go of a Hamas combatant, and if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see
is military equipment. There is an AK-47. There are cartridges, ammo. There are grenades in here. Of course, uniform. And all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. We tried to uncover the cameras, but all of the cameras have been obstructed. You can see there's black tape covering it. And when our troops opened this closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found. The contents of the bag are full military kit for one Hamas terrorist. A live grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots, and of course uniforms, and last but not least, standard AK-47. Inside the hospital, hidden in a secluded area, let's have a look at what we found inside the very same cabinet. There's insignia, military insignia, a knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Hamas, the military wing, Kataib al-Qassam, of course a vest with equipment, and as always an AK-47, standard gear, grab and go. The last item, which I'm sure will be very interesting to analyze, is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our Intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of disks, which will be analyzed. And a computer, which at first glance already provides a lot of incriminating evidence. तो इस वीडियो में आपने देखा आईडीएफ के प्रवक्ता ने कैसे विस्तार से बताया कि क्या क्या मिला है। तो गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया। रंतीशी हॉस्पिटल के बाद आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल के अंदर भी कई बड़े खुलासे किए। हॉस्पिटल के अंदर रेड के बाद आईडीएफ को क्या क्या मिला, ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से हम आपको बताने जा रहे हैं। गाजा में अस्पताल में रेड के दौरान देखिए क्या क्या मिला है। जंग के मैदान में अस्पताल पहले ही तब्दील हो चुका है, हमले हो रहे हैं, यहां पर रेड की जा रही है और बहुत सारे सबूत मिले हैं इस हॉस्पिटल में इस रेड के बाद से। अल शिफा अस्पताल पर आईडीएफ का अब टोटल कंट्रोल है, कब्जा है आईडीएफ का। अस्पताल के नीचे सुरंग मिली है और ये जो टनल है ये हमास का मेन हाइडिंग पॉइंट है। सुरंग में बंकर, हमास का हेडक्वार्टर, ये सब कुछ आईडीएफ का दावा है कि ये सब कुछ मिला है। हमास का कंट्रोल रूम बन गया था ये अस्पताल जहां से हमले की सारी योजना बन रही थी। एमआरआई मशीन के पीछे हथियार मिले हैं, ग्रेनेड मिला है, AK-47 जैसे हथियार मिले हैं और एमआरआई रूम में हमास लड़ाकों का लैपटॉप भी मिला है आईडीएफ को, जिसको इस वीडियो में दिखाया गया। अस्पताल में कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनाया गया था ताकि एक दूसरे से संपर्क स्थापित किया जा सके। सीसीटीवी कैमरों को कवर कर दिया गया था, ढक दिया गया था ताकि कोई भी तस्वीर बाहर न जा पाए। साथ ही मेडिकल किट में हथियार रखे गए थे। इन हथियारों का इस्तेमाल आईडीएफ पर हमले के लिए किया जा रहा था। हथियारों का जखीरा भी यहां से बरामद हुआ है, अल शिफा हॉस्पिटल से बरामद हुआ है, जिसे प्रमाण के रूप में, सबूत के रूप में आईडीएफ ने दुनिया के सामने रखा है। और देखिए अल शिफा में हमला हुआ और उस पर जॉर्डन काफी भड़का हुआ है। जॉर्डन ने कहा यूएन कुछ नहीं कर पा रहा, लगातार अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है, इसके बाद भी यूएन हाथ पर हाथ धरे बैठा है, यूएन कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इजराइल की इस कार्रवाई को लेकर यूएन पर भी जॉर्डन ने निशाना साधा है और कहा है कि यूएन की इसमें भूमिका कहीं भी नजर नहीं आ रही है, यूएन इसे रोक पाने में असफल है। अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है जॉर्डन की तरफ से यूएन पर सवाल। लेकिन इस बीच अस्पताल में जंग पर यूएन ने चिंता जताई है। नवजात बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, मरीजों का ध्यान रखना जरूरी है, ये यूएन की तरफ से कहा गया है। तो यूएन की तरफ से ये चिंता जाहिर की गई है। और अल शिफा अस्पताल पर हमले के विरोध में WHO अस्पताल पर हमला मंजूर नहीं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से यह कहा गया है किसी भी हाल में बमबारी रुकनी चाहिए, गाजा को तत्काल मदद की जरूरत है, WHO का बयान। तो गाजा सुलग रहा है, बारूदी हवा बड़े विध्वंस की तस्दीक कर रही है।
और इसके लिए इजराइल डिफेंस फोर्स जिम्मेदार है, जो इस दावे के साथ सब कुछ तबाह करने पर आमादा है कि वो हमास लड़ाकों को चुन चुन कर खत्म करेगी। फिर चाहे अस्पताल, मस्जिद, स्कूल ही क्यों ना हो, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। इस बार आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल को चुना और सुबह सवेरे कमांडो ने वहां पर गोलियां बरसाई और कमांडोज उसमें एंटर कर गए, उसमें प्रवेश कर गए। ऊपर से बम की बरसात हो रही थी। तलाश उस ठिकाने की थी जिसमें हमास के लड़ाके छिपे थे, जिसे हमास का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर कहा गया। इस तलाश में 200 लोगों की सांसें छिन गईं। इस ऑपरेशन में इजराइल का वो अतीत सामने आया जो आज खुद इजराइल के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। गाजा की एक बारूदी सुबह, और इस बार आईडीएफ के टारगेट पर था अल शिफा अस्पताल। अस्पताल के अंदर गोलियां बरस रही थी। अस्पताल के बाहर बमबारी हो रही थी। चीख पुकार मची थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे और ये सब इसलिए हो रहा था जिससे हमास के हेडक्वार्टर को तबाह किया जा सके। आईडीएफ ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर मौजूद है, जिसे ढूंढकर तबाह करने के लिए अल शिफा पर बम बरसाने जरूरी हो गए थे। और ऐसा करते करते आईडीएफ इतना विध्वंसक हो गया कि उसके हमले की जद में बेकसूर भी आ गए। You being inside the hospital will create a state of fear and hysteria among the patients here. So I'm not interested in hearing this. The hallways are full of people. All floors of the hospital are full of people from floor 1 through to 6. You keep saying if this will create a problem for you. If you want to enter and see for yourself, the hospital is full of people. अल शिफा में जो कहर बरपा है वो इतना खौफनाक है कि ये इजराइल हमास युद्ध की तीसरी ट्रेजेडी बन चुका है। पहली ट्रेजेडी 7 अक्टूबर इजराइल पर हमास का हमला, 1400 से ज्यादा की मौत। दूसरी ट्रेजेडी 18 अक्टूबर गाजा सिटी अस्पताल पर एयर स्ट्राइक, 500 से ज्यादा मारे गए। तीसरी ट्रेजेडी 15 नवंबर अल शिफा पर आईडीएफ का हमला, 200 से ज्यादा लोगों की मौत। रात करीब 2:30 बजे आईडीएफ ने अल शिफा को घेर लिया। इससे पहले हमास की एंटी टैंक मिसाइल और शॉर्ट रेंज मिसाइल को ड्रोन से तहस नहस कर दिया। आईडीएफ के गाजा में अचानक हुए हमले से अल शिफा अस्पताल में चीख पुकार मच गई, जबकि आईडीएफ का दावा है कि उसने इस ऑपरेशन की जानकारी वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों को दी थी। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि उन्हें पता था कि अल शिफा में मरीज भी हैं जिनकी आड़ में हमास लड़ाके छिपे हैं, इसीलिए घेराबंदी की गई, लेकिन मरीजों को निकालने के लिए सेफ पैसेज दिया गया। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है ऑपरेशन से पहले अस्पताल को बीमारों और बेघरों से खाली कराने का प्रयास किया गया था और यहां तक कि एक विशेष मार्ग भी खोला गया था। आईडीएफ ने यहां तक कहा है कि नवजात शिशुओं को इंक्यूबेटर सहित दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए कहा था, जिससे हमले में किसी को कोई नुकसान ना हो। यहां तक कि अमेरिका को भी सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी दी गई थी,
जिस पर अमेरिका ने मोहर लगाई थी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया, हमारे पास जानकारी है कि हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अल-शिफा सहित गाजा पट्टी में कुछ अस्पतालों और उनके नीचे सुरंगों का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया। साथ ही हमास लड़ाकों और हथियारों को छिपाने के लिए किया गया। अमेरिका का दावा है कि अस्पताल के नीचे बने हमास के कमांड सेंटर में ही सुरंगों का नेटवर्क है और हो सकता है कि इसी के रास्ते बंधकों को दूसरी जगह ले जाया गया हो। आईडीएफ ने पूरी तैयारी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था, क्योंकि उसके मुताबिक उसे इस बारे में पुख्ता जानकारी थी कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग में हाईटेक बंकर, जिससे हमास के कमांडर बैठकर हमले की प्लानिंग करते रहे हैं। सटीक जानकारी के बाद आईडीएफ कमांडो ने अल-शिफा को शमशान बना दिया। हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिन्हें अल-शिफा के कंपाउंड में ही दफनाया जा रहा है। इस बीच हमास की तरफ से कहा जा रहा है, इजराइल ने बेकसूरों को निशाना बनाया। अल-शिफा में टनल होने की बात में कोई सच्चाई नहीं। अस्पताल में 650 मरीज थे और 5000 से ज्यादा लोग हमले के वक्त मौजूद थे, जिसमें अस्पताल स्टाफ भी शामिल थे। जबकि आईडीएफ लगातार सुरंग होने के दावे को ठीक ठहरा रहा है। साथ ही हमास लड़ाकों की मौजूदगी भी अस्पताल में बताई, इसीलिए सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिससे हमास लड़ाके भाग ना पाए। यानी जिस सुरंग को इजराइल ने बनाया था, वही उसके लिए भस्मासुर साबित हुई। 1983 में इजराइल फिलिस्तीन के संबंध सुधारने की दिशा में काम कर रहा था। तभी अल-शिफा के नीचे स्पेशल कमांड सेंटर बनाया था, जिस पर बाद में हमास ने पूरा कंट्रोल कर लिया। ऐसा नहीं है कि इजराइल को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि हमास के टॉप कमांडर यहीं पर हमले की रणनीति बनाते थे। हर हमले को अल-शिफा में बनी सीक्रेट सुरंग से ऑपरेट करते थे। दरअसल हमास जानबूझकर अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे मरीजों और लोगों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सके। इसी तरह स्कूल और मस्जिदों में भी सुरंगें बनाई गई। पूरे गाजा में इसी तरह सुरंगों का नेटवर्क है। अब इजराइल चुन चुनकर अस्पतालों को निशाना बना रहा है, जिससे हमास के ठिकानों को तबाह कर सके और हमास लड़ाके बाहर निकले और उनका खात्मा कर सके। गाजा में आधे से ज्यादा अस्पताल बंद हो चुके हैं, जबकि कई अस्पतालों पर अल-शिफा जैसा ऑपरेशन किया जा रहा है। रंतीसी अस्पताल पूरी तरह तबाह, अल-कुद्स अस्पताल पर बमबारी, अल-अहली अस्पताल में रेड, अल-अमल अस्पताल में गोलीबारी, हमाद अस्पताल में सर्च ऑपरेशन। दरअसल आईडीएफ सर्दियों से पहले उन तमाम इमारतों को मिट्टी में मिला देना चाहता है, जहां उसे शक है कि सुरंगों का रास्ता अस्पताल, स्कूलों और मस्जिदों में है। और इस बीच अल-शिफा के डायरेक्टर का बयान सामने आया, बिजली, पानी, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल में। अस्पताल में डॉक्टर से भी संपर्क नहीं हो पा रहा, डॉक्टर्स आपस में भी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो अल-शिफा हॉस्पिटल में क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, इसको लेकर ये बयान सामने आया और ये कहा गया है कि जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं है, यानी बिजली, पानी, ऑक्सीजन, ये भी हॉस्पिटल में नहीं है और डॉक्टर्स भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। इस बीच गाजा की त्रासदी पर यूएन का बयान सामने आया। 70% लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, मदद के इंतजार में लोग मारे जाएंगे। यूएन की तरफ से यह कहा गया है 70% लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है और अगर मदद नहीं पहुंची तो ये लोग मारे जाएंगे। यूएन की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। वह इजरायली सेना के काफिले पर फायरिंग की भी खबर है। अल-फरा शिविर में सेना के काफिले पर गोलीबारी की गई है, यह खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना आईडीएफ के ऊपर ये हमले किए गए हैं। इजरायली सेना का काफिला यहां से गुजर रहा था और उसी दौरान ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इजरायली सेना के ऊपर ये फायरिंग की गई है। अल-फरा शिविर में सेना के काफिले पर यह गोलीबारी की गई है। और गाजा जंग को लेकर नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग भी सामने आ रही है। विपक्षी नेता यायर लैपिड ने इस्तीफे की मांग की है। युद्ध पर सरकार की खराब रणनीति, ये आरोप लगा रहे हैं लैपिड और नेतन्याहू पर जनता को भरोसा
नहीं है। नेतन्याहू के ऊपर लैपिड का आरोप है। प्रधानमंत्री को बदलने की जरूरत है, लैपिड ने कहा है। तो नेतन्याहू पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है। यायर लैपिड ने क्या बयान दिया है, बिग वॉल के माध्यम से हम जल्दी से उन बयानों पर नजर डालते हैं। तो यायर लैपिड का बयान सबसे पहले नंबर 1 जो बात कही उन्होंने कि जंग पर नेतन्याहू की रणनीति खराब है। अभी तक का जो अप्रोच, जो पॉलिसी रही है वॉर की, उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। दूसरा, नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए, अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नेतन्याहू रिजाइन करें। 7 अक्टूबर के बाद एक्शन में कमी आई है, यह भी कह रहे हैं लैपिड। इजरायल को नेतन्याहू पर भरोसा नहीं है, इजरायल के लोगों का भरोसा नेतन्याहू पर नहीं है, यह आरोप है यायर लैपिड का। देश इस वक्त खराब स्थिति में जा रहा है और ऐसे में नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बदलना होगा। और ये कौन कह रहा है? लैपिड का ये बयान है जो विपक्ष के नेता हैं, 2022 में इजरायली प्रधानमंत्री रहे हैं और ऐसे में उनका बयान काफी महत्वपूर्ण, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं लैपिड, लंबा अनुभव रहा है इजरायल की लीडरशिप में। विपक्षी पार्टी यश अतीत के चेयरमैन हैं लैपिड, जिन्होंने ये बयान दिया है, नेतन्याहू पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। और एक तरफ गाजा और यूक्रेन का फ्रंट खुला हुआ है, तो दूसरी तरफ पुतिन विनाश का तीसरा गेट खोलने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन अबखाजिया में नेवल बेस बनाने जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका प्लान क्या है, रूस के टारगेट पर कौन है? देखिए रिपोर्ट। क्या गाजा यूक्रेन के बाद एक और युद्ध शुरू होने जा रहा है? क्या पुतिन अब खाजिया से जंग छेड़ने जा रहे हैं? क्या पुतिन अब खाजिया से अपना ऑपरेशन नाटो शुरू करने जा रहे हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो फैसला किया है उससे तो यही लग रहा है। दरअसल रूस अब खाजिया में बहुत बड़ा नेवल बेस बनाने जा रहा है। अब खाजिया जॉर्जिया में आता है, जिस पर फिलहाल रूस का कब्जा है। अब खाजिया में पुतिन नेवल बेस बनाने जा रहे हैं। पुतिन के इस फैसले से नाटो देश भड़क गए हैं। नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि अब खाजिया में रूस जो बेस बनाने जा रहा है वो नाटो को अस्वीकार है, क्योंकि रूस जॉर्जिया की जमीन पर बेस बनाने जा रहा है। पुतिन के इस फैसले के बाद अमेरिका भी भड़क गया है। सवाल ये कि अमेरिका और नाटो क्यों भड़क गए? पुतिन अब खाजिया में ही बेस क्यों बनाने जा रहे हैं? यूक्रेन, मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी और तुर्की, ये वो नाटो या नाटो समर्थित देश हैं जो अब खाजिया के करीब हैं। यानी अब खाजिया में बेस बनाने से इन सभी देशों में रूसी सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। इसीलिए पुतिन अब खाजिया में बेस बना रहे हैं। पुतिन के इसी कदम से बाइडेन और नाटो बौखला गया है। लेकिन पुतिन को ना तो नाटो का डर है, ना ही अमेरिका से। वो तेजी से न्यूक्लियर तैयारी कर रहे हैं ताकि अमेरिका और नाटो के खिलाफ एटमी जंग छेड़ी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट। उत्तरी गाजा में इजरायल का हमला, इंडोनेशिया अस्पताल के पास बमबारी की है, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में हमास के ठिकाने तबाह हुए। खबर यह भी है कि बेतलहम के पास भीषण हमला हुआ है। सुरंग चौकी के पास लगातार गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं।
तो पैतलम के पास भी भीषण हमला। ये तस्वीरें उसी अटैक की, उसी गोलीबारी की, सुरंग चौकी की तस्वीरें, जहां पर लगातार फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं।